नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पारस फिर एजुकेशन में। आज हम हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला पढ़ने वाले हैं, जहां से हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए उसे अवश्य करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से कमाल के वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला, अर्थात क्या है, वर्णों की माला। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। अब आप कहोगे वर्ण क्या होते हैं, तो सुन लो आप लोग। वर्ण क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण होते हैं साथियों 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अर्थात इनका जो उच्चारण करते हैं हम, तो हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। इस तरह से 11 स्वर होते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं भैया, अम और अहा को भी स्वर के साथ रखते हैं और कहते हैं कि 13 स्वर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अम और अहा इस स्वर नहीं होते, ये कहलाते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, तो उनको कहा जाता है अयोगवाह। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्वर 11 होते हैं, जो अम और अहा है ये कहलाते हैं अयोगवाह। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, अम और अहा, अर्थात अनुस्वर और विसर्ग, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा या फिर उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है, ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि बताएं इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, और आपको वहां पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। बड़ा आ कर देंगे, का कर देंगे, बड़ा ऊ कर देंगे और एक रख देंगे आ। तो वहां पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ, छोटा आ। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में है वो बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसके नाम से स्पष्ट है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ये 7 क्या है, ये है हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, आप ध्यान रखना, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं वर्ण, दीर्घ में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना निश्चित है। इसके बाद आता है हमारा प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है भाई, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, या हम कह सकते हैं जिनमें 3 मात्रा या फिर इससे अधिक का समय लगता है, तो उन्हें कहा जाता है प्लुत स्वर। इसका जो यूज है वो किसी को पुकारने या फिर नाटक के संवाद में होता है। जैसे कोई बुला रहा है, हे राम, क्या है, हे राम, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको वहां पर देखने को मिलता है प्लुत स्वर का यूज। इसके बाद आते हैं हमने स्वर तो पढ़ लिया है, स्वर के प्रकार भी पढ़ लिए। अब हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन क्या होते हैं भैया, तो व्यंजन की डेफिनेशन कहती है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब आप कहोगे कैसे,
जैसे चा भैया व्यंजन है, का भी व्यंजन है। अब आप कहोगे सर इनमें स्वर तो है नहीं है, आप कह रहे हो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो समझो मेरी बात को, जो चा है भैया, चा कैसे बना है, चा के नीचे हलंत है और चा के साथ क्या है भैया, चा। आप बोलो चा को, पीछे से में क्या है, आ रहा है, साथ में आ रहा है ना। का में भी क्या है, पीछे आ रहा है। तो भैया ये आ क्या है, आ स्वर तो है ना। तो ये हमारी डेफिनेशन है व्यंजन की कि यह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 होती है व्यंजनों की संख्या। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अब हम व्यंजनों को वर्गीकरण करके देखते हैं कि व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। उससे पहले छोटे से ग्राफ को समझ लीजिए साथियों। ये हमारा मुंह है, ठीक है, ये हमारा मुंह है और ये है हमारी जीभ। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जिह्वा। जो जीभ के ऊपर वाली छत होती है, ठीक है, जो जीभ के ऊपर वाली छत होती है उसका जो अगला भाग होता है उसे कहा जाता है मूर्धा। और जो पीछे वाला भाग होता है, जीभ जीभ की ऊपरी छत का जो पीछा वाला भाग होता है उसे तालु कहा जाता है। क्या बोला मैंने, जीभ के ऊपर का जो छत होता है आगे वाले भाग को मूर्धा कहा जाता है और पीछे वाले भाग को तालु कहा जाता है। अब हम चलिए, अब हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो ध्यान रखना, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है जिन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये 5 वर्गों में व्यंजनों को बांटा गया है उच्चारण के आधार पर। अर्थात देखिए, हम व्यंजनों को कहाँ से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं ना। तो जहाँ जहाँ से जिस व्यंजन को बोला जाता है उसी तरह से वर्गीकरण यहाँ पर किया है। जैसे कंठ वर्ग में कौन कौन से आएंगे, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ्य। इस तरह से 5 वर्गों में व्यंजनों को बांटा गया है। कंठ से मतलब क्या है, कंठ में जो भी वर्ण आएंगे, जो भी व्यंजन आएंगे उनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तालव्य में क्या है, तालव्य में जो भी व्यंजन आएंगे उनका उच्चारण कहाँ से है, तालु से होता है। तालु बता चुका हूँ क्या होता है, जो हमारा जीभ होता है, जीभ की ऊपरी छत का जो पिछला भाग होता है उसे तालु कहा जाता है और आगे वाले भाग को कहा जाता है मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य में क्या है, जो उच्चारण है वो कहाँ से होगा, मूर्धा से होगा। दंत में कहाँ से होगा, दांत से होगा। ओष्ठ्य में क्या है, ओंठों से होगा। अब देखिए कंठ में क्या है, का, खा, गा, घा। आप इनको बोल के देखो कहाँ से हो रहा है उच्चारण, का, खा, गा, कहाँ से, कंठ से हो रहा है ना, इसलिए इनको रखा है हमने कंठ की श्रेणी में। तालव्य में क्या है, चा, छा, जा, झा। जो हमारी जीभ है वो ऊपरी वाले, ऊपर का जो छत है जीभ का वो पीछे वाले भाग को टच कर रही है, इसलिए हम रखा है इसको तालव्य की श्रेणी में। फिर आता है मूर्धन्य, इसमें क्या है, टा, ठा, डा, ढा। आप लोग देखो इनको बोल के, जो हमारी जीभ है, जो ऊपर का छत है जीभ का, जीभ हमारी आगे वाले भाग को टच कर रही है ना, तो इसको कहा जाता है मूर्धन्य। दंत में क्या है, जीभ क्या है जो हमारी वो दांतों को टच करती है। बोल के देखो, ता, था, दा, धा, ना। जीभ किसको टच कर रही है, दांतों को, अर्थात ये कैसे हैं, दंत वर्ग में रखा है इनको हमने। फिर क्या है, ओष्ठ्य। ओष्ठ्य में किसको रखा हमने, जिनका उच्चारण ओठों से होता है, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। आप इनको बोल के देखो, आप इनको बिना ओठों को टच किए नहीं बोल सकते। ठीक है, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, ओठों से, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छा तरीका है, यदि आप वहाँ पर भूल जाते हैं एग्जाम में कि भैया किस श्रेणी में आएंगे, तो आपको क्या करना है, उसको बोल के देखना है। जैसे अपना बोल के देख लिया भैया, पा, समझ गए भैया, ओंठों से हुआ है मतलब ये ओष्ठ्य में आएगा। का मतलब कहाँ से, गले से हुआ है मतलब कंठय में आएगा। मूर्धन्य में जैसे टा, हमारा जीभ है वो ऊपर वाली छत का है, उसके आगे वाले भाग को टच किया है, अर्थात वो मूर्धन्य में आएगा। ठीक है, अब देखिए हमने देख लिया है व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर। अब हम देखते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोषत्व से मतलब क्या है, घोष से मतलब है हमारा स्वर तंत्रियों में कंपन।
तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना होता है तो उन्हें कहा जाता है अघोष वर्ण। क्या है? जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो उन्हें कहा जाता है अघोष वर्ण। हर वर्ग का पहला और दूसरा मतलब क्या है? जो हमारा पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ये क्या है भैया? ये है हमारे अघोष, मतलब स्वर तंत्र में जब कंपन नहीं होता है। और जब स्वर तंत्रों में कंपन होता है तो उन्हें कहा जाता है सघोष। तो तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम ये आ जाएगा सघोष में। ध्यान रखना, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम आएगा अघोष में और तीसरा, चौथा और पांचवा इनमें जो वर्ण आए हैं वो कहलाएंगे सघोष। ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा? प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण से मतलब होता है हमारा वायु। ठीक है, प्राण से मतलब क्या होता है? वायु। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। इसके नाम से स्पष्ट है, अल्प मतलब क्या होता है? कम, और प्राण का मतलब होता है वायु, और यहाँ पर महा का मतलब क्या है? अधिक, और प्राण से मतलब वायु। जिनको बोलते समय जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुंह से अधिक वायु निकले तो उन्हें कहा जाएगा महाप्राण, और जब मुंह से कम वायु निकले तो उन्हें कहा जाएगा अल्प प्राण। अब कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, कौन कौन से महाप्राण होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है जो पहला कॉलम है, तीसरा कॉलम और पांचवा कॉलम है वो जितने भी वर्ण हैं वो कहलाएंगे हमारे अल्प प्राण, और दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम के जो वर्ण हैं वो कहलाएंगे महाप्राण। क्या बोला मैंने? देखिए, मैंने ये बोला कि जो पहला कॉलम है और तीसरा कॉलम है और पांचवा कॉलम है ये कहलाएंगे हमारे अल्प प्राण वाले वर्ण। ठीक है, और दूसरा कॉलम है और चौथा कॉलम है ये कहलाएंगे हमारे महाप्राण वाले वर्ण। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है आपको? और इसके साथ साथ ध्यान रखना, जो चा वर्ग पड़ा है यहाँ पर, चा वर्ग, ठीक है, चा छा जा झा, ये क्या है? इसको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया इसको। कहा गया था कि किस वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिए थे का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग या फिर पा वर्ग। तो ध्यान रखना, चा वर्ग को कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। इसके बाद ध्यान रखना है आप लोग, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है या, रा, ला और वा। इन चारों को कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। अर्थात क्या है? जो ये व्यंजन है इनका जो उच्चारण है वो स्वर तथा व्यंजनों के बीच स्थित होता है, इसलिए इसका नाम रखा हमने अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, और ध्यान रखना जो या, रा और ला और वा है ये चारों कैसे हैं? सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण से मतलब है हमारा जब इनको हम बोलेंगे तो हमारे मुंह से कम वायु निकलेगी। अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब वायु, है ना। और जो या और रा है, क्या बोला मैंने? या को और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है अर्धस्वर किसे कहा जाता है, तो या को और वा को कहा जाता है अर्धस्वर। ठीक है, किस किस को? या को और वा को। ठीक, इन दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है क्योंकि यह जो ध्वनि होती है कभी स्वर की तरह होती है तो कभी व्यंजन की तरह। इसके बाद आते हैं ऊष्म संघर्षी। तो तीनों सा और हा इनको कहा जाता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अर्थात क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर घर्षण या फिर रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा पैदा करती है तो उन्हें कहा जाता है ऊष्म संघर्षी। तो ध्यान रखना, तीनों सा और ये हा ये हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन हैं, जिसमें से जो तीनों सा हैं ये कैसे हैं? अघोष हैं और महाप्राण हैं, और जो हा है वो सघोष भी है और महाप्राण हैं। ठीक है, अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन। देखिए भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और किस किस के योग से मिलकर बने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के।
छतरी वाला छा, त्रा, गया और सरा। अब बने कैसे कैसे हैं भैया? जो हमारा छतरी वाला छा है ये बना है का प्लस सा से बनकर बना है, ठीक है। का के नीचे हलंत लगी है, फिर सा लिखा है। त्रा कैसे बना है? ता प्लस रा से बना है। अच्छे से पढ़ते जाओ, पूछा जाएगा आपसे कि त्रा किसके मेल से बना है, तो बताना होगा आपको ता प्लस रा से। ध्यान रखना ता के नीचे हलंत आएगी, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा गया है, गया बना है जा प्लस उमा से, ठीक। सरा बना है सा प्लस रा से, ठीक है साथियों। और जो भी अन्य टॉपिक हैं उसके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैंने वर्णमाला को कंप्लीट करवा दिया है, मतलब जहां से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए थे। आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बस बताएं। और वीडियो पसंद आया हो साथियों तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।